हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। हम हमारी लास्ट वीडियोस में सेक्शन 20 तक डिस्कस कर चुके हैं। सो सेक्शन 21 क्या बताता है? सेक्शन 21 ये बोलता है कि प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। ये सेक्शन बेसिकली ये बताता है कि अगर मैं आज खुद आपके सामने अगर मैंने कोई गुनाह किया है, मैंने कोई क्राइम किया है और मैं कोर्ट के सामने बोलता हूँ कि नहीं, मैंने ये क्राइम नहीं किया, तो क्या कोर्ट उसको एडमिशन मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो हमेशा यही बोलूंगा ना कि मैंने ये क्राइम नहीं किया, क्योंकि मुझे उस क्राइम से बचना है, क्योंकि मुझे उसकी सजा से बचना है। तो नाउ जनरल रूल अंडर दिस सेक्शन इज दैट एनी एडमिशन मेड बाय अ पर्सन इन फेवर ऑफ हिज इंटरेस्ट इज नॉट एडमिसिबल। मैं खुद अगर बोल रहा हूं कि मैंने क्राइम नहीं किया, देन दैट वुड नॉट बी एडमिसिबल, बिकॉज अगर मैं तो हमेशा यही बोलूंगा ना कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया, इवन इफ दो आई एम अक्यूज्ड ऑफ एनी क्राइम, मैं अगर ये एडमिट करता हूं कोर्ट में कि मैंने नहीं किया, दैट इज नॉट एडमिसिबल। तो ये जनरल रूल है। बट ये सेक्शन ये बताता है कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल वेयर इन इवन दो अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट इन हिज फेवर इन द फेवर ऑफ हिज इंटरेस्ट आर एडमिसिबल। वो कौन से सिनेरियो हैं जब मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने क्राइम नहीं किया और वो रेलेवेंट माने जाएंगे और वो एडमिसिबल भी हो जाएंगे? सो दोज ऑल एक्सेप्शंस आर कवर्ड अंडर दिस सेक्शन, दैट इज सेक्शन 21। अब तीन क्लासेस ऑफ एक्सेप्शंस बताएं इस सेक्शन ने, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि एडमिशंस मेड बाय पर्सन इन फेवर ऑफ हिज इंटरेस्ट आर एडमिसिबल व्हेन द पर्सन इज डेड। अगर मैं आज कोई स्टेटमेंट देता हूं और तो आज ये स्टेटमेंट एडमिशन नहीं माना जाएगा अगर मैं अपने फेवर में दे रहा हूं तो, बट जिस दिन मैं मर गया, आफ्टर माई डेथ, द स्टेटमेंट बिकम्स एडमिसिबल। तो all the admissions are admissible made in the favor of in the interest of his favor when the person dies. After the death of that person, the statements are admissible. Examples हम समझ लेते हैं कि suppose if A is accused of any crime committed एट कैलकाटा, ठीक है, कैलकाटा में ही इज अक्यूज्ड ऑफ एनी, सपोज उसने मर्डर किया कैलकाटा में, इसके लिए ए अक्यूज्ड हो गया है। अब अगर ए ये प्रूव कर देता है कि ही हैज रिटन अ लेटर ऑन दैट स्पेसिफिक डे फ्रॉम लाहौर which bearing the post stamps of Lahore, then this shows that A on that day was at Lahore, तो वो plea of alibi claim करेगा। अगर वो plea of alibi claim करते हुए ये बता देता है कि वो उस समय लाहौर में था ना कि कैलकाटा में, then that statement after A's death becomes admissible। ए आपको ये बोल रहा है, ए स्टेटमेंट दे रहा है कि उसने क्राइम नहीं किया by showing this proof, but this proof under this section will become admissible after A's death। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं और क्लैरिटी के लिए कि सपोज A is a captain of ship and now A is accused of trying of being tried for casting away the ship, कि वो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना था, बट ए हु इज द कैप्टन ऑफ शिप कुछ ऐसे रफ डायरेक्शंस लेता है शिप के, जिससे कि वो जो उसका यूजुअल डायरेक्शन था उससे अगेंस्ट जाता है और उस कारण से शिप को कुछ हानि हो जाती है। तो ए स्ट्राइक फॉर कास्टिंग अवे द डायरेक्शंस ऑफ शिप। ये यहाँ पे ए अक्यूज था इस चीज के लिए। अब अगर सपोज ए ये दिखा देता है कि वो जब ए वाज अ कैप्टन ऑफ शिप, तो वो एक डायरी मेंटेन करता था जिसमें वो अपने सारे कोर्सेज जिसके थ्रू वो डायरेक्शंस लेता था और वो अपनी शिप को ले जाता था, वो सारे रास्ते, वो सारे मार्क्स वो अपनी डायरी में नोट डाउन करता था। नाउ ऑल दोस डायरेक्शंस एक्सप्लिसिटली रिफ्लेक्ट दैट ए डिड नॉट ट्राई टू कास्ट अवे द शिप फ्रॉम एनी अनयूजुअल डायरेक्शन टुवर्ड्स एनी अनयूजुअल डायरेक्शन, एंड इट वाज एंड द शिप वाज ट्रेवलिंग थ्रू इट्स ऑर्डिनरी कोर्स। अगर ये उसकी डायरी से प्रूफ हो जाता है, then that the statements of those diary are admissible only and only after the death of after the death of accused who is A। तो ये बेसिकली तब आता है कि पिक्चर में when person is dead, तो इसको बेसिकली हम डाइंग डिक्लेरेशन मान लेते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन से यहाँ पे मतलब है जो सेक्शन 32 में आगे डिस्कस करेंगे हम, कि दो एडमिशन उसने दिया, उसने एक्सेप्ट, वो बोल रहा है कि अपने खुद के इंटरेस्ट के फेवर में कि उसने क्राइम नहीं किया, देन एट दैट व्हेन ही इज अलाइव दैट इज नॉट एडमिसिबल, बट आफ्टर हिज डेथ इट बिकम्स एडमिसिबल एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। एडमिसिबल का मतलब ये नहीं कि कोर्ट मान ही लेगा, कोर्ट ने एडमिट किया है, उसके बाद कोर्ट और बाकी तथ्यों को देखेगा, प्रूफ को देखेगा, एविडेंसेस देखेगा और उसके बाद एग्जामिन करने के बाद निर्णय पे आएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि एडमिशंस मेड द स्टेटमेंट्स मेड in favor of his interest by a person are admissible only when after he is dead as a dying declaration under section 32।
फिर आता है सेकंड केस, सेकंड एग्जांपल, सेकंड सिनेरियो, सेकंड एक्सेप्शन, जहां पर पर्सन अपने इंटरेस्ट के फेवर में अगर स्टेटमेंट दे रहा है, दैट इज एडमिसिबल। तो वो आता है कि सपोज एडमिशन, वो बता, सेक्शन सेकंड केस है कि एडमिशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स मेड एट द टाइम व्हेन देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एंड रिकमेंडेड बाय कंडक्ट रेंडरिंग इट इम्प्रोबेबल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी एडमिशन वो किसी स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी के में दे रहा था, और वो स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी कुछ इस प्रकार थी जो उस उसके एडमिशन को इम्प्रोबेबल बना रही है, जो उसके बेसिकली उस कंडक्ट को इम्प्रोबेबल बना रही है, एडमिशन को नहीं, उसके कंडक्ट को इम्प्रोबेबल बना रही है। मतलब उसके कंडक्ट को बेसिकली क्वेश्चन कर रही है कि अगर उसका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा होता तो वो ये कंडक्ट नहीं करता। तो ऑल दोज एडमिशंस मेड एट दैट टाइम आर एडमिसिबल इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। अब सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं कि A executes a gift deed in favor of B। ठीक है, A को ये गिफ्ट डीड देता है in favor of B and later A files a suit for cancellation of gift deed। ठीक है, A पहले तो गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट कर देता है in favor of B, but later on A files a suit against B for cancellation of this gift deed, stating that at the time of execution of gift deed A was not in a good condition, A was not possessing sound mind, A was seriously ill। ठीक है, वो बीमार था जब वो गिफ्ट एग्जीक्यूट कर रहा था, इसलिए उसको कंटेंट वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं चला और इसलिए वो अब सूट फाइल कर रहा है फॉर कैंसिलेशन ऑफ गिफ्ट डीड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि वेदर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ गिफ्ट डीड ए वाज हेल्दी इनफ टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ गिफ्ट डीड। क्या उस समय एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वेदर ए वाज इन अ गुड पोजीशन, वेदर ए वाज हैविंग अ साउंड माइंड टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ गिफ्ट डीड। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अगर यहाँ पर ए ये बता देता है, ए अगर ये फैक्ट प्रूव कर देता है कि जस्ट ऑन द डे बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ गिफ्ट डीड ए ने अपने दोस्त को फोन लगाया था स्टेटिंग दैट उसकी हालत बहुत खराब है, ही सीरियसली इल एंड ऑल्सो ही हैज कॉल्ड एन एक्सपर्ट डॉक्टर फॉर हिज ट्रीटमेंट एंड दैट वाज हिज सब्सिक्वेंट कंडक्ट कि वो बीमार है, उसने दोस्त को बताया और उसके बाद उसने डॉक्टर को भी बुलाया है। सो दिस फैक्ट इज relevant here because this fact becomes relevant because it is made basically for his own benefit and it was made when he was having any existence of state of mind। ये उसने स्टेटमेंट कब बोला कि उसको डॉक्टर को दिखाना है और वो बीमार है, तब जब he was actually feeling ill, he was seriously ill। तो उसका state of mind this fact was showing his state of mind कि वो seriously ill है, and also this fact was showing his subsequent conduct of calling the doctor। So this subsequent conduct of calling the doctor makes his act of executing the gift deed improbable। आप समझ रहे हो कि उसने डॉक्टर को बुलाया, that was his subsequent conduct, but उसने डॉक्टर को बुलाया for his treatment of his state of mind where he was seriously ill makes the execution of gift deed हाईली इम्प्रोबेबल। क्यों? क्योंकि उस समय वो उस कंडीशन में ही नहीं था कि वो कंटेंट ऑफ गिफ्ट डीड को ढंग से समझ पाए। सो दैट्स व्हाई दिस फैक्ट बिकम्स रेलेवेंट फॉर बेसिकली फॉर कैंसिलेशन ऑफ द गिफ्ट डीड। सो दैट्स व्हाई इन दैट केस द एडमिशन दो मेड इन हिज फेवर इन इंटरेस्ट ऑफ इन हिज ओन इंटरेस्ट वुड बी एडमिसिबल, क्योंकि वो उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था कि वो एग्जीक्यूट कर पाता। So that in that case it becomes relevant। इसका सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं कि A is accused of receiving stolen goods। A पे ये इल्जाम लगाया कि उसने चोरी किया हुआ गुड्स उसके पास पाया गया। लेटर ऑन हमको पता लगता है कि A प्रूव कर देता है ये बात कोर्ट में कि ये चोरी किया हुआ सामान अगर है आपकी नजर में, अगर ये चोरी किया हुआ सामान है जो मेरे पास है, तो मैंने इसको अभी तक अंडर वैल्यूड प्राइस पे तो नहीं बेचा। मेरे पास इतने सेलर्स आए, इतने बायर्स आए, उसके बाद भी मैंने इन पूरे गुड्स को मैंने कभी भी अंडर वैल्यूड प्राइस में नहीं बेचा। तो इससे साफ समझ में आता है कि अगर मैंने गुड्स चुराए होते तो मैं अंडर वैल्यूड प्राइस से बेचता, मैं किसी भी नेग्लिजिबल प्राइस से बेचता, क्योंकि मेरी इसमें कोई कॉस्ट नहीं थी। बट अगर मैं उसको अंडर वैल्यूड प्राइस में नहीं बेच रहा हूं, दैट शोज माई स्टेट ऑफ माइंड दैट आई डिड नॉट स्टील द गुड्स एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू सेल इट एट अ प्राइस above the MRP or above the actual cost of that particular good, so that I can earn a reasonable amount of profit। तो इसीलिए मैं उसको अंडर वैल्यूड प्राइस में नहीं बेच रहा हूं। सो दिस शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ माई स्टेट ऑफ माइंड दैट आई हैव नॉट स्टोलन द गुड्स। सो दिस फैक्ट अगेन shows the state of mind and hence this state of mind renders the particular conduct as improbable। क्योंकि अगर वो बेच रहा है उसको
अगर आप मतलब ये समझिए कि अगर वो कम प्राइस पे नहीं बेच रहा है, दैट शो दिस कंडक्ट शोज that he did not steal the goods. So his crime of stealing the goods is rendered highly improbable by the act that he is not willing to sell the goods at an undervalued price. So this was about second case जहाँ पे वो existence of state of mind proof करते हैं, which renders the conduct meeting it improbable, rendering it improbable. So that was about second case. Now coming on to the third point, that is जो तीसरा exception है वो है कि if any statement is relevant अदरवाइज देन एज एडमिशन। हम जब एडमिशंस करता है कोर्ट मतलब सॉरी जो एक्यूज या पार्टी टू सूट एडमिशंस करती है बिफोर द कोर्ट, देन दैट इज एडमिसिबल। बट अपार्ट फ्रॉम एडमिशन अदर स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज रेलेवेंट अदरवाइज। तो यहाँ पर ये वो स्टेटमेंट्स को कवर कर रहा है जो एडमिशन नहीं है बट दे आर रेलेवेंट अदरवाइज, दोज आर ऑल्सो एडमिशंस। तो वो कैसे कि सपोज इफ एनी स्टेटमेंट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन then it becomes admissible as a res gestae. तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज ए इज पासिंग ऑन रोड एंड द रोड पे जा रहा है और वहीं एक ट्रक आया और ट्रक ए को हिट कर देता है जिस कारण से ए गिर जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि उस पूरी प्रोसेस में एक वहां पर सी होता है, एक बंदा वहां से पास हो रहा होता है, सी इज अ पर्सन हु इज पासिंग फ्रॉम द रोड एंड सी आस्क ए कि तुमको कैसे लगी, तुम कैसे गिरे, तुमको किसने मारा। तो जब सी ए पूछता है तो ए बताता है कि ही वॉज हिट बाय अ ट्रक। तो ये स्टेटमेंट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड हियर इन दिस केस this is not basically an admission but is relevant otherwise because it forms the part of same transaction. It is admissible because it is relevant applying the principle of res gestae. Res gestae हमारी लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया है, आप पिछली वीडियोस रेफर कर सकते हैं। सो दो दिस स्टेटमेंट ऑफ ए कि मुझे ट्रक से मारा गया जिस कारण मैं गिर गया हूं, तो this statement is though not an admission but is relevant otherwise. Because why is it relevant? Because it forms the part of same transaction as per res gestae, as per the principle of res gestae. तो ये basically पहला होता है admission जिसमें person makes a statement as a dying declaration, that is considered as admissible. दूसरा है upon existence of particular state of mind which renders the conduct highly improbable. और तीसरा केस है कि दो certain statements are not admissible but are relevant otherwise, such as by forming the part of same transaction, then those are also admissible even if the statements are made in the favor of his own interest. All right, so then also it is admissible. General rule क्या था कि हम अगर if any statement is made in favor of his own interest, then the statement made by that person is not admissible. But exception क्या है कि they are admissible even if they are made in favor of their own interest, if as a dying declaration or if shows the existence of state of mind such as serious illness, or if they are relevant otherwise. So in all these cases, even if a person makes a statement in his own favor, that would be admissible. This was all about section 21. आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है. So we will talk about section 22 in our next video. Till that time, bye bye, take care, and if you like the video, then don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon for regular updates. Bye bye, thank you.